हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट। ये तीनों विशेज़ मेरी इसलिए होती हैं कि आप जिस भी समय मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वेल विशेज़ हमेशा हमेशा आपके साथ है। आज बच्चों हमें एक नई ट्रिक को डिस्कस करना है और वो है कि हाउ टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस विदाउट यूजिंग डाटा। यानी बिना डाटा के हम ट्रिकी वे में कैसे किसी मॉलिक्यूल का प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी एनोड पर क्या मिल रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद और कैथोड पर क्या मिलेगा इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद, बिना डाटा के यूज़ किए कैसे फाइंड करते हैं, वो हम लोगों को आज देखना है। उसके लिए हमें अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जो मेटल्स हैं उनकी सीरीज़ याद होनी चाहिए और एक और सीरीज़ याद होनी चाहिए, और इन दोनों सीरीज़ के लिए मैंने ट्रिक बनाई है और वो ट्रिकी वे में हम दोनों को याद करेंगे और उसके बाद हम किसी भी मॉलिक्यूल का प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस निकाल सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस निकाल सकते हैं कि एनोड पर क्या मिलेगा, कैथोड पर क्या मिलेगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें अपनी सीरीज़ को याद करना है और हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी सीरीज़ का जो शॉर्टकट है वो क्या है, वो याद कर रहे हैं। वो कैसे, ले के बा सुरी को ना मुझे अल, ले के बांसुरी को ना मुझे अल, मियाँ जी फे क्रो सीडी को नहीं सुना, पर हम गाएं चप्पा चप्पा, पर हम गाएं चप्पा चप्पा। ये हमारी सीरीज़ है। मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ और लिख देता हूँ यहाँ पर। एल आई फॉर ले के बा सुरी को ना मुझे अल, ले के बांसुरी को ना मुझे अल, मियाँ जी फे क्रो सीडी को नहीं सुना, पर हम गाएं, पर हम गाएं क्या, चप्पा चप्पा, पर हम गाएं चप्पा चप्पा। चप्पा चप्पा का मीन्स सी फॉर कॉपर, एच फॉर एच जी, ए फॉर ए जी, पी फॉर प्लेटिनम और ए फॉर AU यानी गोल्ड। इस तरीके से बच्चों हमें ये मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज हमें याद हो जाती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो जाती है, और अगर हमें ये याद हो गई तो हम प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इजीली फाइंड कर सकते हैं। एक बार दोबारा रिव्यू लेते हैं। कैसे, ले के बांसुरी को ना मुझे अल, मियाँ जी फे क्रो सीडी को नहीं सुना, पर हम गाएं चप्पा चप्पा। इस तरीके से हमें सीरीज याद हो जाती है। एक बार रिवाइज करते हैं, आप लोग मेरे साथ बोलिएगा, 2 से 3 बार आप लोग बोलिएगा, आपको इजीली याद हो जाएगी। कैसे, ले के बांसुरी को, ले के बांसुरी को ना मुझे अल, मियाँ जी फेंको सीडी को नहीं सुना, पर हम गाएं चप्पा चप्पा। तो इस तरीके से हमें पूरी अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो जाती है। सारे एलिमेंट जो हैं, हमारे मेटल्स जो हैं, सबको सीरीज हमें इजीली याद हो जाती है। अब इसमें हमें नेक्स्ट चीज़ पता होनी चाहिए कि जो मेटल ऊपर है उसका रिडक्शन उतनी मुश्किल से होगा और जो मेटल जितनी नीचे है उसका रिडक्शन उतनी आसानी से हो जाएगा। या हम ये कहें, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऊपर वाली मेटल नीचे वाली मेटल को डिस्चार्ज कर देगी, लेकिन नीचे वाली मेटल ऊपर वाली मेटल को डिस्चार्ज नहीं करेगी। डिस्चार्ज का मतलब उसका चार्ज हटा देगी। ठीक है, ऊपर वाली मेटल नीचे वाली का चार्ज हटवा सकती है, लेकिन नीचे वाली मेटल ऊपर वाली का चार्ज नहीं हटवा सकती, क्योंकि ऊपर हाईली रिएक्टिव मेटल है और नीचे लेस रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, तो जो जिसके नीचे है उसका रिडक्शन उतनी आसानी से, और जो जितना ऊपर है उसका रिडक्शन उतनी मुश्किल से। ये तो हुआ हमारे मेटल्स के लिए सीरीज। अब हमें नॉन मेटल्स के लिए भी एक सीरीज चाहिए होती है, तो हमें नॉन मेटल्स के लिए सीरीज को हम याद करेंगे। सबसे पहले हमारे पास सल्फेट आयंस आएंगे, सल्फेट आयंस के बाद हमें नाइट्रेट आयन आएंगे, नाइट्रेट आयन के बाद हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयंस आएंगे, हाइड्रोक्साइड आयंस के बाद हमारे पास एसीटेट आयंस आएंगे, एसीटेट आयंस के बाद हमारे पास Cl नेगेटिव आयंस आएंगे, उसके बाद Br नेगेटिव आयंस आएंगे और उसके बाद I नेगेटिव आयंस आएंगे। एक आयंस की सीरीज हमें ये भी याद हो जानी चाहिए। थोड़ा सा आई थिंक शायद दिख नहीं रहा है तो मैं नीचे लिख देता हूँ हल्का सा करके। तो ये सल्फेट आयंस, फिर उसके बाद नाइट्रेट आयंस, और उसके बाद हाइड्रोक्साइड आयंस, उसके बाद एसीटेट आयंस, उसके बाद क्लोराइड आयंस, उसके बाद ब्रोमाइड आयंस और उसके बाद I नेगेटिव आयंस। इस तरीके से हमें ये याद हो जानी चाहिए। ठीक है, सल्फेट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, एसीटेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। अब हमें नेगेटिव वालों के लिए भी सीरीज पता लग गई और पॉजिटिव वालों के लिए यानी मेटल्स के लिए तो हमने ट्रिकी वे में याद ही कर ली। लेके बांसुरी को ना मुझे अल, मियाँ जी फेंको सीडी को नहीं सुना, पर हम गाएं चप्पा चप्पा। यहाँ भी यही है कि जो ऊपर है यानी जो आगे है
जो आगे है, जो जिसको हमने सबसे हाई दिखाया है, वो दूसरी को, नीचे वाली को ऑक्सीडाइज कर देगी, यानी ऊपर वाली नीचे वाली को ऑक्सीडाइज कर सकती है। यानी ये सल्फेट आयंस इसका डिस्चार्ज कर सकता है, यानी इस पर से चार्ज हटवा सकता है, और इस पर से चार्ज तब हटेगा जब इनका ऑक्सीडेशन होगा। तो ये इन सब का ऑक्सीडेशन करा सकता है, ठीक है। लेकिन नाइट्रेट का हूँ तो नाइट्रेट अपने से नीचे वालों को सबको डिस्चार्ज कर सकता है, लेकिन ऊपर वाले को डिस्चार्ज नहीं करेगा। तो ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्चार्ज करेगा, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले आयंस को डिस्चार्ज नहीं करेगा। यहाँ ये डिस्चार्ज करेंगे ऑक्सीडेशन के थ्रू, और मेटल डिस्चार्ज करेंगे किसके थ्रू, रिडक्शन के थ्रू। बस हो गया। अब हमें ट्रिकी वे में कंसेप्ट को स्टार्ट करना है। 2 बातें और बता देता हूँ कि जब हमारा OH नेगेटिव डिस्चार्ज होता है, तो OH नेगेटिव डिस्चार्ज होता है तो हमें एनोड पर मिलता है H2O और O2 गैस। इसी तरीके से अगर हम कहें कि अगर सल्फेट आयन डिस्चार्ज हुआ तो क्या मिलेगा, तो सल्फेट आयन जब डिस्चार्ज होगा तो हमें मिलेगा H2OH 2 नेगेटिव आयंस, ठीक है, ये आयंस मिलेंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास एसीटेट आयन डिस्चार्ज होगा तो एसीटेट आयन डिस्चार्ज होने पर हमें मिलेगा CH3CH3 प्लस CO2। अब हमें सब कुछ, हमारा कंसेप्ट हमारे पास है। अब हमें कोई सी डाटा की नीड नहीं है, कुछ नहीं है, बस हमें अब कंसेप्ट को करना स्टार्ट करना है। अब आपके पास क्वेश्चन आता है, फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेड NaCl। मोल्टेड NaCl का प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बताइए, यानी एनोड पर क्या बन रहा है और कैथोड पर क्या बन रहा है, ये बताइए। अब हो सकता है आपको एग्जाम में वो रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दे, और हो सकता है ना दे, चाहे वो दे या ना दे। देखो आज जो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखते हो तो वहाँ तो आपको डाटा मिलेगा ही नहीं, वहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल नहीं मिलेगी, वहाँ तो आपको ट्रिकी वे में ही कंप्लीट करना है। हाँ, एकेडमिक वे में हो सकता है आपको डाटा मिल जाए। तो हमें डाटा मिले या ना मिले, हमें तो अपनी ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। तो चलिए देखिए, मोल्टेड NaCl का मतलब होता है पिघला हुआ मीन्स मेल्ट कराया हुआ। इस मोल्टेड को हम फ्यूज्ड भी बोल देते हैं, कई बार आपको फ्यूज्ड वर्ड मिल जाएगा, फ्यूज्ड, तो एक ही बात होती है, पिघला हुआ। अब जिस सेल के अंदर ये होगा, ठीक है, और रोड कौन सी यूज़ हो रही है बच्चों, अभी हम सारी इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में प्लैटिनम की रोड ही यूज़ करेंगे, और प्लैटिनम की रोड एक इनर्ट रोड होती है, ठीक है। अब क्या होगा, यानी प्लैटिनम की रोड, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो एक सेल भी होगा और यहाँ रोड्स होंगी और यहाँ पर इसको कनेक्ट किया गया होगा, और यहाँ क्या भरा हुआ है, फ्यूज्ड या मोल्टेड NaCl। और वो कह रहा है मोल्टेड NaCl अगर भरा जाए तो बताइए कैथोड पर क्या मिलेगा और बता दीजिए एनोड पर क्या मिलेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में होगा मोल्टेड NaCl, तो हमारे पास कौन कौन से आयंस होंगे, Na+ और Cl-। Na+ और Cl- होंगे, तो यहाँ तो हमारे पास 2 ही आयंस हैं, तो एक रिड्यूस होगा और एक ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि सेल में हमें पता है रिडॉक्स बेस्ड होता है। तो Na+ क्या करेगा, Na+ कहाँ जाएगा, तो Na+ अपना चार्ज हटाएगा, और अपना चार्ज हटाएगा तो रिड्यूस होगा, तो हम कहेंगे एट कैथोड पर क्या हो रहा होगा, कैथोड पर हमेशा बच्चों होता है रिडक्शन, ये आप लोगों को पता होगा। तो कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, तो Na+ आयंस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Na में कन्वर्ट हो रहे होंगे। इसी तरीके से एनोड पर क्या हो रहा होगा, तो एट एनोड ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन में यानी जो क्लोराइड आयंस हैं वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, क्लोरीन में। तो ये तो बड़ा इजी था, हमारे पास कोई दूसरे आयंस ही नहीं थे, कंपैरेटिव आयंस ही नहीं थे, तो हमने बता दिया। तो कैथोड पर हमें क्या मिल रहा है, कैथोड पर हमें मिलेगी सोडियम मेटल, और एनोड पर हमें मिलेगी क्लोरीन गैस। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, एनोड पर क्लोरीन गैस होगी और कैथोड पर हमें सोडियम मिलेगा। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। जब यहाँ केस बनता है तब जब मोर देन 2 कैटायंस और 2 एनायंस होते हैं, तब हमें ट्रिकी वे में कैसे करना है। तो चलिए अब आगे करते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं हट जाता हूँ, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास जो हम ले रहे हैं, वो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। अगर हमें NaCl की जगह एक्वस NaCl मिल जाए, फ्यूज्ड की जगह हमारे पास है एक्वस NaCl, और आपसे कहता है फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो क्या प्रोडक्ट सेम होगा। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट सेम होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं, जब हमारे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पानी है, इस बार वाटर भी इन्वॉल्व है, और इस बार सिचुएशन है एक्वस मीन्स पानी की भी प्रेजेंस है, वाटर भी है। तो पहले हमें NaCl जब ब्रेक होगा तो हमें कैटायन तो मिलेगा Na+ और एनायन मिलेगा Cl-, क्योंकि वाटर की भी प्रेजेंस है और वाटर भी आयंस में ब्रेक होता है, तो वाटर कैटायन देगा H+ और एनायन देगा OH-। अब कंपैरेटिवली सिचुएशन क्रिएट हो गई, यानी 2 कैटायंस हमारे पास हैं और 2 एनायंस हमारे पास हैं। अब इन 2 कैटायन में से कोई एक कैटायन कैथोड पर जाएगा और इन 2 एनायंस में से कोई एक एनायन
एनोड पर जाएगा। और क्वेश्चन यही है कि कौन कैथोड पर जाएगा और कौन एनोड पर जाएगा, और जो कैथोड और एनोड पर जाएगा वही हमारा प्रोडक्ट होगा। तो अब हमें क्या करना है, तो अब हमें अपनी ट्रिक का यूज़ करना है, यानी कैटायंस के लिए हम अपना ये वाली सीरीज़ यूज़ करेंगे और एनायंस के लिए हम ये वाली सीरीज़ यूज़ करेंगे। तो कैटायंस में आते हैं, मैंने आपको बताया था सीरीज़ में क्या करना है, ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्चार्ज करेगा लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्चार्ज नहीं करेगा, यानी जो नीचे होगा उसका रिडक्शन जल्दी हो जाएगा, जो ऊपर होगा उसका रिडक्शन नहीं होगा। या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ कि जो नीचे होगा वो कैथोड पर जल्दी जाएगा, जो ऊपर होगा वो कैथोड पर लेट जाएगा ही नहीं। तो इन दोनों में Na+ और H+ में देखें तो देखिए सोडियम आयंस तो ये रहा ऊपर, उसके बाद नीचे चलें और नीचे चलें और नीचे चलें तो यहाँ कहाँ है, ये एक्चुअल में जगह नहीं थी तो ये नीचे ही सीरीज़ है, मैंने इधर बनाई थी। तो सोडियम तो बहुत ऊपर है और नीचे चलते जा रहे हैं, तो कौन आ रहा है, हाइड्रोजन बहुत बाद में, यानी बहुत नीचे है। तो मैंने कहा जो नीचे होगा उसका डिस्चार्ज जल्दी होगा, ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्चार्ज करेगा, यानी उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं एट कैथोड, कैथोड पर क्या होगा, तो कैथोड पर हो रहा होगा भाई ये H+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 में कन्वर्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट मिल गया हमें कैथोड पर। तो कैथोड पर हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। अब बात आती है एनोड पर क्या हो रहा होगा, तो एनोड पर देखते हैं। फिर एनोड के लिए हमें फिर ट्रिक का यूज़ करना है और एनोड पर हम अपनी सीरीज़ का यूज़ करेंगे। अब इन दोनों में देखेंगे, इन नेगेटिव आयंस वाले में देखेंगे कि जो नीचे है उसका रिडक्शन, उसका ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाएगा और जो ऊपर है उसका ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होगा। तो हम यहाँ देखें Cl और OH, OH पहले आ रहा है और Cl उसके नीचे है, तो ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्चार्ज करेगा, यानी OH Cl को डिस्चार्ज कर देगा, यानी Cl जल्दी से एनोड पर चला जाएगा। तो Cl नेगेटिव जब एनोड पर जाएगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl2 में, और इलेक्ट्रॉन कर देगा लूज़। तो अब हमें हो गया हमारा, हमसे ये तो पूछा गया था फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ एनोड एंड कैथोड। तो एनोड कैथोड पर हमें क्या मिल रहा है, कैथोड पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कैथोड पर हम ऑब्टेन कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस, एनोड पर हम क्या ऑब्टेन कर रहे हैं, तो एनोड पर हम ऑब्टेन कर रहे हैं क्लोरीन गैस। ठीक है, बचा हुआ वो कह रहा है कि फाइनल सॉल्यूशन किस चीज़ का बचा। आप अब ये देखिए, अगर यहाँ पर एक्वस NaCl था तो क्लोरीन गैस तो हमें मिल रही है एनोड पर, यहाँ तो क्लोरीन गैस मिल रही है, यहाँ हमें कौन सी मिल रही है, हाइड्रोजन गैस। यहाँ लिक्विड किस चीज़ का बचा, आप देखिए Na+ और OH- यूज़ ही नहीं हुआ। जब Na+ और OH- यूज़ नहीं हुआ तो फाइनल सॉल्यूशन किसका बच गया, फाइनल सॉल्यूशन हमारे पास आ गया बच्चों किस चीज़ का, NaOH का। अब NaOH का फाइनल सॉल्यूशन आ गया। अब यहाँ से बहुत सारे आपके IIT और JEE में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। तो यहाँ पर H+ की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, क्योंकि H+ लगातार किस में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन गैस में। तो H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज। ठीक है, H+ आयंस की यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। यहाँ अगर और क्या है तो Cl नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, वो भी यहाँ डिक्रीज हो रही है। जब H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो H+ आयंस सारा का सारा हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया, बचा कौन, OH नेगेटिव आयंस। जब OH नेगेटिव आयंस बचा तो pH का मतलब क्या है, pH क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, pH इंक्रीज हो रही है। और pH इंक्रीज हो रही है तो सॉल्यूशन जो बचेगा वो कैसा होगा, बेसिक। आप देखिए NaOH नीचे सॉल्यूशन कैसा बचा, बेसिक। क्यों, क्योंकि pH हो गई अबव देन 7, क्योंकि हाइड्रोजन H+ आयंस तो वहाँ से सारे चलेगा और बचे कौन, OH नेगेटिव आयंस। और हमने पढ़ा है जहाँ पर OH नेगेटिव आयंस का अमाउंट ज़्यादा होता है वो बेसिक होता है। तो सॉल्यूशन कैसा बचा, नीचे सेल के अंदर कैसा सॉल्यूशन बचा, बेसिक, जिसकी pH ग्रेटर देन 7 होगी। ठीक है, pH ग्रेटर देन 7 होगी, यानी यहाँ pH क्या हो रही है, इंक्रीज। और आपको पता है pH और POH से भी क्वेश्चन आता है, तो POH इसका रिवर्स होता है, POH की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, डिक्रीज। ठीक है, तो यहाँ pH इंक्रीज हो रही है, सॉल्यूशन बेसिक है जिसकी वजह से। ठीक है, H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, क्लोराइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, और हमें कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिल रही है और एनोड पर क्लोरीन गैस मिल रही है। और बाय प्रोडक्ट यानी फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, तो लास्ट में बचा हुआ प्रोडक्ट हमें NaOH मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यानी अगर हम एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें बाय प्रोडक्ट हम NaOH का प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम ऑक्सीजन गैस का प्रोडक्शन कर सकते हैं। कैथोड पर हमें हाइड्रोजन मिलेगी, एनोड पर हमें क्लोरीन मिलेगी। तो इस तरीके से आपके कॉम्पिटिटिव लेवल में और एकेडमिक लेवल पर क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। एक और एग्जाम्पल से आगे बात करते हैं, फिर आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें तो कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एक्वस NaCl की जगह अगर आपसे क्वेश्चन कहता है कि फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ एक्वस Na2SO4, ठीक है, Na2SO4 का प्रोडक्ट बताइए। एक्वस Na2SO4 का प्रोडक्ट बताना है तो हम देखेंगे कि Na यानी हमारे पास कैटायंस कौन कौन सा है, Na+
और यहाँ से एनायन कौन सा मिलेगा हमें, SO4 माइनस, क्योंकि पानी भी है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो एक्वस सॉल्यूशन में कैटायन कौन सा मिलेगा, H प्लस, और वाटर जब ब्रेक होगा तो एनायन कौन सा मिलेगा, OH माइनस। ठीक है, फिर हमें कंपैरिजन करना है, फिर वो ये कि कैथोड पर इन दोनों में से कोई एक जाएगा, एनोड में से इन दोनों में से कोई एक जाएगा। तो फिर ये तो लास्ट वाला ही केस है कि Na प्लस और H प्लस में अगर हम देखें तो सोडियम आयन ऊपर है, सोडियम ऊपर है और हाइड्रोजन बहुत नीचे है, तो जो नीचे होता है उसका रिडक्शन उतनी आसानी से होता है। तो हाइड्रोजन का यहाँ रिडक्शन होगा, तो कैथोड पर कौन जाएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जाएगा, कैसे, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस, यानी सारा H प्लस कैथोड पर क्या बन रहा होगा, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो कैथोड का प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया, हाइड्रोजन गैस। अब इन दोनों में देखते हैं SO4 और OH नेगेटिव आयंस में। SO4 और OH नेगेटिव आयंस में देखें तो SO4 सबसे पहले है और OH उसके नीचे है, और मैंने कहा था नीचे वाला डिस्चार्ज होगा, तो SO4 OH को डिस्चार्ज कराएगा, तो एनोड पर हमें क्या मिलेगा, एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन, और किसका ऑक्सीडेशन होगा, OH नेगेटिव आयंस का। और मैंने आपको इनिशियली बताया कि OH नेगेटिव आयंस जब डिस्चार्ज होता है या ऑक्सीडाइज्ड होता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, वो किस में कन्वर्ट होता है, H2O और O2 में। ठीक है, तो यानी हमें क्या पता लग गया कि कैथोड पर हमें क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन, और एनोड पर हमें क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ एक्वस Na2SO4, ठीक है, एट कैथोड एंड एनोड, तो आप क्या कहेंगे, एट कैथोड वी कैन गेट हाइड्रोजन गैस एंड एट एनोड वी गेट ऑक्सीजन गैस। यानी कैथोड का प्रोडक्ट जो होगा हाइड्रोजन होगा, कैथोड पर हमें हाइड्रोजन मिलेगी जब हम एक्वस Na2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, और हमें एनोड पर हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, तो बाय प्रोडक्ट क्या बचेगा, तो बच्चों देखिए बाय प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये आयन यूज़ हुआ है जो कि वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर ये आयन यूज़ हुआ है जो कि हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया, और ये एज इट इज़ बचा रह गया, यानी Na2SO4 बचा रह गया। यानी Na2SO4 का लगातार यहाँ प्रोडक्शन भी हो रहा है, और Na2SO4 किस में कन्वर्ट होता जा रहा है, किसको कन्वर्जन दे रहा है, H2 को और O2 को। तो इस तरीके से हम यहाँ कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ फिर क्वेश्चन पुट अप होंगे, तो आपसे हम कह सकते हैं यहाँ पर कि H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है क्योंकि वो H2 में कन्वर्ट हो रहा है। OH नेगेटिव आयंस की भी यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है क्योंकि वो O2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो OH नेगेटिव आयंस भी डिक्रीज हो रहा है, H प्लस आयंस भी डिक्रीज हो रहा है, OH नेगेटिव आयंस भी डिक्रीज हो रहा है। यानी जितना H प्लस आयंस डिक्रीज हो रहा है उतना ही OH नेगेटिव आयंस भी डिक्रीज हो रहा है। तो जब बराबर अमाउंट में H प्लस जाएगा, बराबर अमाउंट में OH नेगेटिव जाएगा, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल कैसा होगा, मॉलिक्यूल का नेचुरल यानी pH पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा जो बच गया वो मिलेगा, वो क्या मिलेगा, Na2SO4 हमें वापस मिलेगा। और ये जो सोडियम सल्फेट होगा इसका नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल क्यों होगा, उसका रीज़न है कि H प्लस और OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन लगातार दोनों की डिक्रीज हो रही है बराबर अमाउंट में, और इसलिए वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। अब हमसे यहाँ से पूछे एनोड पर क्या मिलेगा, तो एनोड पर हमें क्या मिलेगा, तो एनोड पर हमें मिला ऑक्सीजन गैस O2, और वहीं पर कैथोड का प्रोडक्ट क्या मिला, तो कैथोड का प्रोडक्ट था हमारे पास H2। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस निकाल सकते हैं अपनी इसकी हेल्प से। अभी कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल कराने वाला हूं बच्चों जो डाउट क्रिएट करता है, और कॉम्पिटिटिव लेवल पर मैक्सिमम यही वाला क्वेश्चन आपके पास आता है। कैसे आता है, तो आपके पास आपसे कहता है फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस FeCl3 एंड एक्वस FeCl2। एक्वस FeCl3 और एक्वस FeCl2, ये FeCl3 है, FeCl3, और ये है FeCl4, और दोनों क्या है, एक्वस, और रोड हमारे पास कौन सी है, प्लेटिनम की। और हमें डाटा दिया हो या ना दिया हो हम तो ऐसे ही निकाल लेंगे। अब सबसे पहले एक्वस FeCl2 का निकालते हैं। तो बच्चों मैं आपको एक स्पेशल बात बता देता हूँ। देखो अगर मैं FeCl2 को आयनाइज करता हूँ तो यहाँ पर आएंगे Fe2 प्लस आयंस और Cl नेगेटिव आयंस, एक्वस की वजह से H प्लस आयंस और OH माइनस आयंस। इसी तरीके से अगर मैं इसको आयनाइज करता हूँ तो यहाँ मिलेगा Fe3 प्लस आयंस और यहाँ मिलेगा Cl नेगेटिव आयंस, एक्वस पानी की वजह से H प्लस आयंस और OH नेगेटिव आयंस। तो देखो यहाँ आयरन 2 प्लस स्टेट में है और यहाँ 3 प्लस स्टेट में है। तो अब यहाँ तो हमारे पास एक ही आयरन है, ना 2 प्लस वाला ना 3 प्लस वाला, तो कैसे करें, तो जो मॉलिक्यूल्स अपनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं उसके लिए हम क्या कंडीशन लगाते हैं वो आप समझ लीजिए कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, जो अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा और जो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा उसको हम कंसीडर करेंगे कैसे कि वो हाइड्रोजन से ऊपर है,
वो हाइड्रोजन से ऊपर है, यानी वो हाइड्रोजन से ऊपर है, इसका मतलब वो हाइड्रोजन को डिस्चार्ज कर सकता है। और जो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा उसको हम कंसिडर करेंगे कि वो हाइड्रोजन से नीचे है, मीन्स वो हाइड्रोजन को डिस्चार्ज नहीं कर सकता। कैसे, वो देखते हैं। जैसे FeCl3 वाला FeCl2 का एग्जाम्पल देखा। FeCl2 में हमें 2 आयंस मिले कैटायंस पर Fe2+ और H+। अब Fe2+ और H+ में रेस लगेगी कि कौन जाएगा कैथोड पर। तो हम देखते हैं, लेके बांसुरी को ना मुझे अल मियाँ जी फे में आ गया आयरन, फे को CD को नहीं सुना पर हम गाए, हाइड्रोजन नीचे है। तो यहाँ हाइड्रोजन नीचे है तो कैथोड पर कौन जाएगा, हाइड्रोजन। कैथोड पर हाइड्रोजन जाएगा तो हाइड्रोजन क्या करेगा, H+ इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और हाइड्रोजन गैस हमें मिल जाएगी कैथोड पर। वहीं पर एनायन वाली सीरीज में देखें तो एनायन वाली सीरीज में हम लगातार देख रहे हैं Cl और OH में OH ऊपर है और Cl नीचे है, तो कौन जाएगा एनोड पर, कौन ऑक्सीडाइज होगा, तो एनोड पर ऑक्सीडाइज होगा Cl नेगेटिव आयंस, हाफ Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो हमें एनोड कैथोड पर मिलेगी हाइड्रोजन गैस, प्रोडक्ट क्या होगा, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर क्लोरीन गैस। ठीक है, अब और बाय प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, तो बाय प्रोडक्ट हमें क्या, एक तो ये बच गया और एक दूसरा हमारा क्या बच गया, OH नेगेटिव। तो हमें बाय प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट जो नीचे इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद मिलेगा वो मिलेगा हमें FeOH का होल ट्वाइस। अब आप खुद देखिए, H+ लगातार H2 में कन्वर्ट हो रहा है तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज। ठीक है, H+ की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो कौन बढ़ रहा है, OH नेगेटिव बढ़ रहा है। तो OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और जब OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो pH भी बढ़ जाएगी। तो pH भी क्या होगी, अबव देन 7, क्योंकि मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, बेसिक। और कैथोड पर हमें क्या मिलेगा, तो कैथोड पर हमें मिलेगी, एट कैथोड हमें मिलेगा हाइड्रोजन गैस और एनोड मिलेगा हमें, एनोड पर मिलेगी हमें क्लोरीन गैस। तो ये तो हुआ FeCl2 का। लेकिन अगर हम FeCl3 का करें तो मैंने अभी अभी बताया कि जब कोई मॉलिक्यूल अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो उसको हम कंसीडर करते हैं वो हाइड्रोजन से नीचे है। और अगर वो हाइड्रोजन से नीचे है, अगर ये हाइड्रोजन से नीचे है यानी यहाँ से नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब इस बार हाइड्रोजन डिस्चार्ज नहीं होगा कैथोड पर, कौन डिस्चार्ज होगा, Fe3+। तो यहाँ पर कैथोड पर कौन जाएगा, एट कैथोड Fe3+ 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और आयरन में कन्वर्ट होगा। यानी हमें कैथोड पर क्या मिल रहा है इस बार, आयरन। और एनोड पर हमें क्या मिलेगा, तो एनोड पर तो सेम सिचुएशन है, एनोड पर तो पहले की तरह होगा, क्लोराइड आयंस हमें यहाँ पर क्लोरीन में कन्वर्जन दे देंगे। तो इस तरीके से यहाँ का प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और यहाँ का प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस चेंज है। कैसे, यहाँ पर H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज नहीं हो रही है और ना ही OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब अब जो हमें मिलेगा, यानी हमें Fe हमें कहाँ मिला, कैथोड पर, एनोड पर हमें मिला क्लोराइड आयंस, बचा कौन, वाटर। और वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल। तो हमें जो बाय प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, बाय प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट होगा हमारे पास H2O, जो कि नेचर में कैसा होगा, न्यूट्रल, क्योंकि ना तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन पर कोई इफेक्ट आ रहा है और ना ही OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन पे कोई इफेक्ट आ रहा है। उसके बाद कैथोड पर क्या मिलेगा, तो कैथोड पर यहाँ मिलेगा आयरन, कैथोड पर यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, आयरन डिपॉजिट हो जाएगी। और एनोड पर हमें क्या मिलेगी, एनोड पर मिलेगी हमें क्लोरीन गैस। जबकि FeCl2 में कैथोड पर क्या मिल रहा है, कैथोड पर मिल रही है हाइड्रोजन गैस और यहाँ कैथोड पर मिल रहा है Fe3+ गैस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी जब कोई मॉलिक्यूल अपनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो अपनी लोअर ऑक्सीडेशन, उसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, कैसे कंसिडर करेंगे, वो हाइड्रोजन से ऊपर है, वो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है। और वो अगर वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो किससे, हाइड्रोजन से नीचे है। ठीक है, तो यहाँ जब वो ऊपर है तो वो हाइड्रोजन को रिड्यूस करेगी और जब वो नीचे है तो हाइड्रोजन उसको रिड्यूस करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें कैथोड पर प्रोडक्ट मिला है आयरन, वहीं पर यहाँ पर हमें कैथोड पर प्रोडक्ट मिला है हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर करते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चंस देता हूँ। आप वीडियो के साथ बने रहिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और उन बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिनको इसकी नीड है, जो कॉम्पिटिटिव लेवल पर इजीली विदाउट डाटा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस निकालना चाहते हैं और उसको इजीली समझना चाहते हैं। चलिए अब कोई और एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं। कोई नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लूँ तो होप अब आपको काफ़ी कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एक्वस कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट। और बच्चों अभी यहाँ जो रोड है ना, जो इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं वो इनर्ट रोड यूज़ कर रहे हैं, प्लेटिनम की रोड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वो बार बार मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। तो एक्वस कॉपर सल्फेट है तो क्या होगा,
कॉपर आयंस, नेगेटिव की फॉर्म में सल्फेट आयंस, एक्वस है तो पॉजिटिव के लिए H+ आयंस मिलेंगे और नेगेटिव के लिए OH नेगेटिव आयंस मिलेंगे। फिर इन दोनों में रेस लगेगी, इन दोनों में रेस जीतेगा कौन, यानी डिस्चार्ज कौन होगा, तो डिस्चार्ज वो होगा जो नीचे होगा। अब आप देखिए, लेके बांसुरी को ना मुझे अलमिया जी फेंको CD को नहीं सुना पर हम मीन्स H तो मिल गया, गाय चप्पा चप्पा कॉपर। तो इस बार हाइड्रोजन ऊपर है और कॉपर नीचे है, और जो नीचे होता है वो रिड्यूस होता है। तो इस बार कैथोड पर कौन जाएगा, एट कैथोड पर कॉपर 2+ आयंस 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो चुके होंगे, यानी हमें कैथोड पर क्या मिल रहा है, कॉपर मेटल मिलेगी इस बार। तो एनोड पर क्या हो रहा होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं एनोड पर। एनोड पर SO4 NO3 OH नेगेटिव, तो नीचे कौन है, OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव डिस्चार्ज होता है तो मैंने आपको बताया हुआ है क्या मिलता है हमें, H2O + O2। तो हमें यानी कैथोड का प्रोडक्ट हमें क्या मिला है, आप देख रहे हैं कैथोड पर हमें मिल रहा है कॉपर, और एनोड पर हमें क्या मिल रही है, ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती हुई दिखेगी। तो हमें पता लग गया, हम लिख सकते हैं एट कैथोड, यानी अगर हम कैथोड की बात कर रहे हैं बच्चों, तो कैथोड पर हमें कॉपर मेटल डिपॉजिटेड होगी, Cu डिपॉजिटेड होगा। वहीं पर एट एनोड जो प्रोडक्ट होगा, एनोड पर मिलेगी हमें O2 गैस लिबरेट होती हुई दिखेगी, O2 गैस लिबरेट होती हुई दिखेगी। और बाय प्रोडक्ट यानी फाइनल प्रोडक्ट नीचे को क्या बच जाएगा सेल के अंदर, तो फाइनल प्रोडक्ट होगा हमारे पास, देखिए इन दोनों में तो ये यूज़ हो गया, ये डिस्चार्ज हो गया, इन दोनों में ये डिस्चार्ज हो गया। तो आप देखिए इस बार क्या हो रहा है, इस बार अगर आपसे पूछा जाए कि किसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो आप देखिए OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है इस बार, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि OH नेगेटिव आयंस लगातार ऑक्सीजन बना रहा है और ख़त्म होता जा रहा है, तो OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, और हाइड्रोजन में तो कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा। इसका मतलब हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज। हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन हो रही है आपकी इंक्रीज, OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। जब हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो pH क्या हो जाएगी, लेसर देन 7 से कम, लेसर देन 7 हो जाएगी, pH हो जाएगी लेसर देन 7, ठीक है, pH हो जाएगी यहाँ पर लेसर देन 7। और जब pH लेसर देन 7 हो जाएगी तो बचा हुआ सॉल्यूशन कैसा होगा, हमारे पास बचा कौन है, H+ और SO4, H+ और SO4 मिलके क्या बनाएंगे, H2SO4। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, जो नीचे पर मिला हुआ बच जाएगा हमें सेल के अंदर, H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर बाय प्रोडक्ट मिलेगा। कैथोड पर हमारी कॉपर मेटल डिपॉजिटेड होती हुई दिखेगी, और एनोड से हमें ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट हो जाते हैं। अब अगर आपको ये बात बहुत अच्छी समझ में आ गई है तो मैं इसी का थोड़ा सा चेंज एग्जांपल आपको कराता हूँ, जहाँ आपको वेरिफिकेशन करने में या डिफरेंशिएट करने में बड़ा आसानी होगी। आप एक बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट। बच्चों ये वाले क्वेश्चंस MCQ में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी, एकेडमिक लेवल पर भी, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा सा रोक के दोबारा देखें, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालें, ठीक है, मैं आपको जवाब दूंगा। चलिए फिलहाल अब अभी हमने लिया था एक्वस CuSO4। अब मैं अगर एक्वस CuSO4 तो लिया है, ठीक है, लेकिन इस बार जो रोड ली थी वो प्लेटिनम की ना लेके मैं कॉपर की रोड ले लूँ, यानी हमारे पास जो यहाँ इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है वो इस बार किसका है, कॉपर सल्फेट का, एक्वस कॉपर सल्फेट का। और जो रोड लगी हुई है वो किस चीज़ की हैं, वो दोनों रोड कॉपर की हैं। तो बच्चों जब जो मेटल इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होता है, जो मेटल आयंस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होता है, और अगर हम उसी मेटल की रोड ले लें तो इस मेटल की रोड को बोलते हैं एक्टिव मेटल की रोड। और ये एक्टिव मेटल की रोड इलेक्ट्रोलाइसिस में, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। अभी तक प्लेटिनम पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था क्योंकि वो इनर्ट था, लेकिन यहाँ कॉपर है और उसी के आयंस हैं तो ये पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है। अब मेटल है तो मेटल का नेचर ऑक्सीडेशन का है, तो ऑक्सीडाइज होगी, और ऑक्सीडाइज कहाँ होगी, एनोड पर, तो ये एनोड पर पार्टिसिपेट करेगी। अब कैसे, अब देखो, अब हम कहते हैं कि हमें कैटायन क्या मिला, Cu2+, एनायन क्या मिला, SO4-, वाटर था, एक्वस सिचुएशन है तो कैटायन मिलेगा H+, और एनायन मिलेगा यहाँ से OH-, ठीक है, क्योंकि कॉपर की रोड है जो कि एक एक्टिव मेटल है, और एक्टिव मेटल क्यों, क्योंकि उसी के आयंस भी हैं तो ये एक्टिविटी दिखाएगी अपनी, और मेटल है तो मेटल ऑक्सीडाइज होगी, तो यहाँ पर इस बार 2 आयंस ही रोल प्ले नहीं करेंगे, यहाँ तीसरा मॉलिक्यूल भी रोल प्ले करेगा, यानी कॉपर भी यहाँ पर आ जाएगा। और अब इन तीनों में हमें चूज़ करना पड़ेगा कि एनोड पर कौन जाएगा। पहले यहाँ देखते हैं, तो यहाँ तो हाइड्रोजन और कॉपर में देखें तो हाइड्रोजन ऊपर है,
और कॉपर नीचे है, तो यहाँ तो कोई डाउट है ही नहीं कि कैथोड पर तो रिडक्शन होगा, और रिडक्शन किसका होगा, कॉपर आयंस का। कॉपर आयंस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कैथोड का प्रोडक्ट तो हमें फिक्स है, कॉपर मिल गया। एनोड के प्रोडक्ट पर क्या होगा, एट एनोड बच्चों, एनोड के प्रोडक्ट पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर 3 आयंस हैं, एक सल्फेट आयंस, एक OH नेगेटिव आयंस और एक कॉपर आयंस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अगर आपको, या तो आप इसे डायरेक्ट याद रखिए कि अगर कॉपर सल्फेट में या किसी भी ऐसे इलेक्ट्रोलाइट में उसी की मेटल मिल जाए जिसमें उसके मेटल आयंस हैं, तो फिक्स है ऑक्सीडेशन उसी मेटल का होता है, फिक्स है ऑक्सीडेशन उसी मेटल का होता है। अदरवाइज आप ऐसे याद रखिए कि इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कॉपर ऑक्सीडाइज्ड होगा। अगर आप पोटेंशियल की बात ही नहीं करते तो आप ये समझ लीजिए, ऐसे याद रख लीजिए, अगर सेम मेटल की रोड यूज़ करी है और उसी के आयंस हैं तो क्या होगा, वो ही मेटल ऑक्सीडाइज्ड होगी। तो एनोड पर जो ऑक्सीडेशन होगा वो कॉपर का होगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर गेन करेगा और ये कॉपर आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, कॉपर आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एनोड पर कॉपर से कॉपर आयंस बन रहे हैं और कैथोड पर कॉपर आयंस से कॉपर मेटल बन रही है। फाइनल रिएक्शन क्या होगी, तो फाइनल रिएक्शन अगर हम कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, हाँ यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इधर लूज़ करेगा वो, ठीक है। तो फाइनल रिएक्शन क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन और ये हो जाएगा Cu प्लस Cu2 प्लस गिव्स Cu और Cu सॉलिड प्लस Cu2 प्लस। अब आप एक बात ध्यान रखें, दिख रहा है आपको, आई होप शायद नहीं दिख रहा होगा, तो फाइनल रिएक्शन अगर आप यहाँ तक तो दिख रहा होगा जहाँ तक उम्मीद है, ठीक है। अगर आप इसकी फाइनल रिएक्शन देखें तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स तो कैंसिल आउट होंगे बच्चों, मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो यहाँ मिलेगी हमें फाइनल रिएक्शन कॉपर 2 प्लस गिव्स कॉपर सॉलिड, गिव्स कॉपर 2 प्लस गिव्स कॉपर सॉलिड। अच्छा, आप कैंसिल आउट मत कर देना, कॉपर से कॉपर यहाँ कटता नहीं है। तो इन शॉर्ट क्या हो रहा है कि कैथोड पर हमें कॉपर मेटल मिल रही है और एनोड पर हमें कॉपर आयंस मिल रहे हैं, ठीक है, ये रिएक्शन होती है। यानी इसका ये प्रोसेस है बच्चों, ये एक्चुअल में ये होता है प्यूरिफिकेशन, कॉपर का प्यूरिफिकेशन में हम इलेक्ट्रोलाइसिस यूज़ करते हैं। तो यहाँ जब हम एक रोड लेते हैं मेटल की इम्प्योर और दूसरी लेते हैं मेटल की प्योर रोड, तो इम्प्योर रोड जो है वो क्या होती है, इम्प्योर रोड के जो कॉपर आयंस हैं, कॉपर मेटल कॉपर आयंस में कन्वर्ट होकर इस आयंस में आने लगती है, ये कॉपर मेटल कॉपर आयंस बनाने लगती है, लिक्विड में आने लगती है। और ये जो प्योर रोड है, ये कॉपर आयंस क्या करते हैं, यही कॉपर आयंस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाते हैं और यहाँ पर चिपक जाते हैं। तो इस तरीके से सारी जो कॉपर है, इम्प्योर मेटल में जो कॉपर होती है वो इस प्योर मेटल वाली कॉपर पर स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है और यहाँ से सारा कॉपर प्योर हो जाता है। तो ये प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर का एग्जाम्पल होता है। तो आपको याद रखना है कि अगर सेम इलेक्ट्रोलाइट में आयंस हैं और सेम ही मेटल यूज़ करी है तो आपका वही मेटल ऑक्सीडाइज्ड होगी, एनोड पर वही जाएगी। अब इसी तरीके से सेम एग्जाम्पल आप इसका कर सकते हैं, ये आपको प्रैक्टिस के लिए करना है। अगर आपके पास एक्वस सिल्वर नाइट्रेट हो और आपके पास सिल्वर की ही रोड हो तो आपको फिर क्या करना है, तो यहाँ पर फिर 3 आयंस मिलेंगे इस बार, एक नाइट्रेट होगा, एक OH नेगेटिव आयंस होगा और एक Ag आयंस होगा। और मैंने बताया कि अगर मेटल रोड सेम है और आयन भी सेम है तो मेटल रोड का ही ऑक्सीडेशन होगा। जैसे कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ भी सिल्वर का ही ऑक्सीडेशन होगा और सिल्वर ही कैथोड पर जाएगा, सिल्वर ही एनोड पर जाएगा। एक जगह सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड होगा और एक जगह सिल्वर रिड्यूस होगा। और ये